नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है जियो टॉक्स हिंदी में। आज के प्रकरण में हम चर्चा करेंगे भारत के मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में जो संबंध हैं वो कैसे हैं और भारत के लिए मिडिल ईस्ट कितना महत्वपूर्ण है। तो चलें चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पहले अगर हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो मिडिल ईस्ट किस क्षेत्र को कहा जाएगा। मिडिल ईस्ट में जो क्षेत्र आते हैं या जो कंट्रीज देश आते हैं वो मुख्य रूप से अरेबियन पेनिनसुला है, मतलब जो अरब प्रायद्वीप है जिसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर ये हैं देश। और उसके बाद लेविट को शाम भी कहते हैं। इसमें इज़राइल है, सीरिया है, लेबनान है। और उसके बाद ईरान, इराक और तुर्की और इजिप्ट, इस क्षेत्र को मिला के मिडिल ईस्ट कहा जाता है। परंतु भारत जो है वो कभी भी इस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व नहीं कहता। भारत इसको पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया कहता है, क्योंकि ये जो शब्द है मिडिल ईस्ट ये पाश्चात्य देशों ने दिया था। उन्होंने पूर्व को 3 भागों में विभाजित किया था। एक है नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें देखना चाहिए कि भारत ने कभी भी मध्य पूर्व को या पश्चिम एशिया को कभी भी पाश्चात्य देशों की दृष्टि से नहीं देखा है। तो भारत इसको वेस्ट एशिया कहता है। और भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसमें भी जो डिवीज़न है उसको वेस्ट एशिया ही कहा जाता है, जो इस क्षेत्र को देखती है। चलें इसमें चर्चा शुरू करते हैं कि ये जो मध्य पूर्व का या पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है इसमें भारत के क्या हित हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये क्षेत्र जो है वो भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स के मतम से बड़ा ही अनस्टेबल, बड़ा ही डिस्टर्ब रहता है, जिसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। वैश्विक स्तर पे भी इसका असर पड़ता है। वैश्विक जो स्थिरता है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, उसको मध्य पूर्व से हमेशा सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और जब आप एक बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनते हैं जैसे आज भारत है, और आने वाले समय में शायद विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा जल्दी ही, तो आपको इस तरह के भू राजनीतिक गतिविधियों पे या क्षेत्रों पे नज़र रखनी पड़ती है। एक ये वजह है। और बाकी वजह ये है कि भारत का जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स, हमारा करीब 2/3 वो हमें मध्य पूर्व से ही प्राप्त होता है। तो एनर्जी जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसके लिए भी मध्य पूर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी वहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं, भारतीय नागरिक, जो भारत को विदेशी प्रषण मतलब फॉरेन रेमिटेंस देते हैं, जो भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत भी है। और भारत की जो ट्रेड है, वाणिज्य होता है, वो ज़्यादातर जो मतलब हर जगह ज़्यादातर वो समुद्र के माध्यम से ही होता है। तो भारत की जो ज़्यादातर वाणिज्य होता है वो इसी क्षेत्र से शिपिंग लेन्स के थ्रू होता है, ख़ास तौर पे लाल सागर, रेड सी से। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में लें तो मध्य पूर्व या जिसको पश्चिम एशिया कहा जाता है भारत में, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और भारत की ये एक्सटेंडेड नेबरहुड भी है, तो भारत से बहुत दूर नहीं है। इसीलिए भारत इस पे बहुत ध्यान भी देता है। तो चर्चा करते हैं कि भारत के यहाँ पे जो प्रमुख देश हैं उनके साथ संबंध, द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें इज़राइल की, तो इज़राइल के साथ जैसे हम सबको ज्ञात ही है कि भारत के इस समय काफ़ी रणनीतिक और सामरिक रिश्ते हैं हर क्षेत्र में, रक्षा में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में, और जो बिज़नेस हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मशीनरी, इन सब में भारत का काफ़ी संबंध है इज़राइल से। और इज़राइल और भारतीय कंपनियां जो हैं वो काफ़ी जॉइंट वेंचर्स भी चलाती हैं।
तो इज़राइल के साथ काफ़ी मधुर संबंध हैं भारत के। अगर हम ईरान की बात करें, बड़ा प्रमुख देश है इस क्षेत्र का। भारत के इनके साथ संबंध मधुर रहे हैं, बट हाल फिलहाल में करीब 4-1 वर्षों से, जैसे 2018 से भारत ने ईरान से तेल लेना काफ़ी कम किया है। जो पाश्चात्य जगत हैं उनके जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उस वजह से, परंतु उसके बावजूद भी भारत के ईरान के साथ संबंध जो हैं वो लगभग मधुर ही कहूँगा, क्योंकि भारत वहाँ अभी भी काफ़ी व्यवसायिक हित हैं भारत के, और भारत वहाँ पे 4 बहार पोर्ट भी का निर्माण किया और उसको संचालित भी करता है। और भारत को ईरान की ज़रूरत इसलिए होती है कि अफ़गानिस्तान में जो एक्सेस है या सेंट्रल एशियन कंट्री मध्य एशिया में, वो ईरान के माध्यम से भारत को प्राप्त हो सकता है और होता भी है कुछ हद तक। और ईरान जो है वो भारत को इस तरह से देखता है कि क्योंकि पाश्चात्य देश जो हैं वो तो निवेश नहीं करेंगे ईरान में, तो चाइना के बाद भारत ही ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण देश है जो इन्वेस्टमेंट निवेश जो है वो ईरान में करता है और आगे उसको बढ़ा सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ईरान जो है और भारत के संबंध काफ़ी कुछ हद तक काफ़ी मधुर भी हैं, और भारत भी ईरान के साथ सीधा सीधा कभी भी टकराव की स्थिति में नहीं आता। अभी जैसे अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया था, जिसमें हूथीज़ के खिलाफ एक नेवल ऑपरेशन था, जिसमें भारत ने सम्मिलित नहीं हुआ भारत। तो ये भारत हमेशा ये कोशिश करता है कि ईरान के साथ संबंध जो हैं वो अच्छे बने रहें। जी, और चलें अब चर्चा करते हैं मिस्र पे। मिस्र के साथ भारत के लंबे समय से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। भारत और मिस्र, इजिप्ट वो संस्थापक सदस्य भी थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, फाउंडिंग मेंबर्स नैम के, नॉन अलाइंड मूवमेंट के, और इसीलिए काफ़ी शुरू से ही 50 के दशक से ही भारत और मिस्र के संबंध काफ़ी मधुर रहे हैं। और हम लोगों को ज्ञात है कि पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भी आए थे, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी जाना अभी हाल फिलहाल में मिस्र हुआ है। भारत और मिस्र के साथ वाणिज्य संबंध हैं और व्यावसायिक संबंध हैं, और संयुक्त सैन्य जो अभ्यास हैं वो भी किए जाते हैं समय समय पे, और कई जगह संयुक्त कार्य गुटों का भी, मतलब जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स का भी कोऑर्डिनेशन रहता है भारत और मिस्र के बीच में। अगर फिर हम इसके बाद अगर हम चर्चा में देखें तो चर्चा कतर की कर सकते हैं। कतर और भारत के बीच में मैं ये कह सकते हैं कि वर्किंग रिलेशंस हैं, बहुत मधुर संबंध नहीं हैं। अभी हाल फिलहाल में जो 8 भारत के पूर्व नौसेना के जो अधिकारी थे उनके साथ उनको कतर में मौत की सज़ा दी गई, मतलब कोर्ट द्वारा, परंतु भारत के कूटनीतिक प्रयासों से उनको रिहा किया गया, और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनका भी अभी दौरा हुआ कतर में। पर कतर जो है वो एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। वो अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखता है, और उसे पता है कि भारत काफ़ी महत्वपूर्ण देश है जो इस क्षेत्र में उसके व्यावसायिक हितों को के लिए ज़रूरी है। इसीलिए भारत और कतर के बीच में ऊर्जा संबंध, एनर्जी नीड्स के लिए जो एग्रीमेंट हमारे व्यावसायिक संबंध हैं वो काफ़ी अभी प्रौढ़ हुए हैं हाल फिलहाल में। ख़ास तौर पे जो प्राकृतिक गैस है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनके लिए भारत और कतर के बीच में काफ़ी अनुबंध भी अभी आपस में किए गए हैं। तो कतर के साथ एक वर्किंग रिलेशन भी है भारत की। बाकी कुछ जगहों पे विवाद हैं, पर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि जो व्यावसायिक और द्विपक्षीय संबंधों पे जो कोई खास असर डालें। अच्छा, अब इसमें एक और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण देश है इस क्षेत्र का, वो है तुर्की।
तुर्की के साथ भारत के संबंध इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं तुर्की में, वो एक थोड़ी कट्टर विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा और या अतिवादी विचारधारा को प्रेषित करते हैं और समय समय पे कश्मीर के मामले को वैश्विक पटल पे उठाते रहते हैं, जैसे UNGA में। तो भारत इससे खुश नहीं है। भारत ने भी इस विषय को अपने डोमेस्टिक मामलों में इंटरफेरेंस की तरह देखा है और भारत ने भी इसमें इसको संज्ञान में लेते हुए तुर्की के जो परंपरागत विरोधी देश रहे हैं, जैसे अर्मेनिया, ग्रीस और इज़राइल, इनके साथ और संबंध प्रांगण किए हैं। यहाँ तक कि जो अर्मेनिया और ग्रीस है, उनको भारत ने रक्षा और रक्षा संसाधन बेचे हैं, उपकरण, और साथ ही हथियारों की भी कई डील हुई है। तो तुर्की भी इस मामले को संज्ञान में लेके काफ़ी नाराज़ हुआ है अभी हाल फिलहाल में भारत के साथ। परंतु भारत और तुर्की के संबंध काफ़ी पुराने भी हैं, पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं है रिलेशंस के बीच में, अभी भी संवाद पूर्णता बना हुआ है। और अभी आपको जैसे याद होगा कि पिछले साल जब तुर्की में भूकंप आया था, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से वहाँ पे राहत सामग्री सबसे पहले पहुँचाई भी थी। हाँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि तुर्की के साथ इस समय संबंध काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और चलें अब चर्चा करते हैं भारत और जो अरब देश हैं या गल्फ GCC के जो देश हैं, इनके साथ, जैसे कि सऊदी अरब, UAE, बहरीन, ओमान, इनके साथ संबंध काफ़ी मधुर हैं और हाल फिलहाल करीब 5-7 वर्षों से काफ़ी सुदृढ़ हुए हैं हर क्षेत्र में। व्यावसायिक निवेश और कई अरब कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने भारत में काफ़ी अच्छा खासा निवेश भी किया है और इन्होंने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया है कि इन्होंने कश्मीर के मामले में लगभग चुप्पी ही साधी रखी है, इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं किया है, भारत का आंतरिक मामला ही बताया है। तो ये अरब देशों की हमने बात की। अच्छा, इस क्षेत्र में एक फ़िलिस्तीन ऐसे तो कोई देश नहीं है आधिकारिक रूप से, परंतु ये बड़ा ही इज़राइल फ़िलिस्तीन का जो इशू है वो इस बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है इस क्षेत्र का। तो पैलेस्टीनियन जो विषय है उसके ऊपर भी भारत की बड़ी ही एक मैं कहूँगा बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि भारत जो है वो फ़िलिस्तीन मामले में भी जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन का ही समर्थन करता है। मतलब भारत का ये मत है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन साथ साथ 2 देशों के रूप में रह सकते हैं और रहना चाहिए। और रामल्ला जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसकी जो हेडक्वार्टर है रामल्ला में, तो वहाँ पर भी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने अपनी इज़राइल यात्रा के बाद वो रामल्ला भी गए थे। तो फ़िलिस्तीन के मामले में भी और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ भी भारत के बड़े ही सामंजस्य रहा है और भारत का वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है फ़िलिस्तीन में जी। और चलें अब आते हैं लेविट पे, जिसको शाम कहा जाता है। इज़राइल की हम चर्चा कर चुके हैं, तो लेविट में इज़राइल पे नहीं आएंगे दोबारा। सीरिया और लेबनान। सीरिया जो है उनके भारत के साथ मधुर संबंध रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के मामले में भारत का शुरू से ही समर्थन किया है और भारत भी ये मानता है कि जो गोलन हाइट्स है, जिसको इज़राइल ने हस्तगत किया हुआ है, वो सीरिया को मिलना चाहिए, उस पर सीरिया का अधिकार है। तो इसीलिए दमिश्क और नई दिल्ली के संबंध काफ़ी मधुर रहे हैं और अभी जो गृह युद्ध भी इतने समय से चला, भारत ने भी वहाँ पे अपना दूतावास वहाँ पे सक्रिय रखा, वहाँ से विड्रॉ नहीं किया, और वही सीरिया ने भी हमेशा से अपनी दूतावास नई दिल्ली में ऑपरेट किया है। लेबनान में भी भारत जो है, उनके रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा प्रांगण तो नहीं है, पर भारत के शुरू से ही लेबनान के साथ द्विपक्षीय संबंध रहे हैं
और जब लेबनान के सिविल वॉर हो रही थी 1975 और से लेकर 90 तक, उस समय भी भारत ने अपना वहाँ पे दूतावास, भारत ही ऐसे चंद देशों में था जो उस समय भी बेरूत में अपना दूतावास ऑपरेट करता था। तो मित्रों, ये एक मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बताया, खाका दिया कि भारत के इस समय मध्य पूर्व में काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और अमूमन देखा जाए तो भारत को काफ़ी अच्छे रूप में लिया जाता है इस क्षेत्र में। ज़्यादातर जो प्रमुख देश हैं या बाकी भी वो भारत को अगर मित्र नहीं तो खतरे के रूप में भी नहीं देखते, काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रहती है। और भारत ही शायद एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसकी हर देश से या हर पक्ष से वहाँ पे एक काफ़ी सामंजस्य रहा है। अगर आप देखें तो भारत ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रख पाता है, वहीं इजराइल के साथ जो दोनों धुर विरोधी हैं, सऊदी अरब के साथ और ईरान के साथ भी। जी, तो जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि ये भारत की एक कूटनीतिक सफलता रही है। अच्छा, इसके पीछे अगर हम देखें तो वजह क्या रही कि भारत इतने पोलराइज्ड रीजन में हर पक्ष के साथ अपने संबंध ठीक ठाक रख पाया है इतने लंबे समय तक। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही बढ़ावा दिया। मतलब किसी भी कैंप में, चाहे वो सोवियत कैंप हो, अमेरिका कैंप हो, यूएस लेड पाश्चात्य देशों का, उनका कभी भी हिस्सा रह के अपनी विदेश नीति को संचालित नहीं किया। एक तरह की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा रखी भारत ने। मतलब भारत ने अपने विदेश संबंधों को कभी भी किसी दूसरे के चश्मे से नहीं देखा, और भारत ने हमेशा द्विपक्षीय संबंध पे काफ़ी जोर दिया। और ख़ास तौर पे जो छोटे कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इस रीजन में बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो बड़ी कही जा सकती हैं, जिनकी आबादी 8 से 10 करोड़ की है। ज़्यादातर जो देश हैं वो छोटे ही हैं। उनको भी भारत ने, उनके साथ भी द्विपक्षीय संबंधों पे काम किया, क्योंकि कई जगह लोग बड़े जो कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि बहुत ही छोटे देशों को वो उतना ज़्यादा द्विपक्षीय संबंधों पे निवेश नहीं करती या उनको उतना उचित मान सम्मान नहीं देती। पर भारत ने हमेशा छोटे से देशों को भी उचित मान सम्मान दिया है, पूरा प्रोटोकॉल दिया है। ये भी एक वजह है कि भारत ने सम्मान दिया है तो भारत को सम्मान मिला है। दूसरा, भारत जो है वो उसने हमेशा नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई है। मतलब कभी भी कहीं पे किसी के भी जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। हमेशा भारत ने यही पक्ष रखा कि किसी भी किसी भी क्राइसिस का जो समाधान है वो केवल बातचीत से और पॉलिटिकल सल्यूशन ही निकलना चाहिए, और किसी कंट्री के आंतरिक मामलों में कभी भी भारत ने दखलंदाजी नहीं की। तो इसलिए भारत को काफ़ी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा, मैं कहूँगा कि भारत ने हमेशा एक दूरंदेशी से काम लिया, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखी है, जो भारत अमूमन रखता है। भारत कभी भी 2-4 साल को ही देख के अपने विदेशी संबंध नहीं चलाता। जैसे अगर आप देखें तो तुर्की के साथ भी भारत काफ़ी जो है वो पेशेंस दिखा रहा है, सब्र कर रहा है भारत, कि आज जो सरकार है वो अतिवादी सरकार है वहाँ पे, परंतु समय बदलेगा, कुछ साल जाएंगे, जब ये सरकार नहीं रहेगी तब दोबारा से हमारे संबंध जो हैं वो पटरी पे आ सकते हैं। इसीलिए भारत जब लॉन्ग टर्म व्यू लेके कोई चीज़ काम करता है या देश करते हैं, तब वो इस तरह का स्टैंड नहीं लेते कि आगे अगर कभी संबंध सुधारने भी हों तो उनमें मुश्किल आए। तो अगर इसीलिए किसी भी देश को शत्रु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए लंबे समय में। हो सकता है कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं या इस समय जो राजनीतिक हालात हैं उस देश में वो आपके अनुकूल ना हो, तो उसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको आप सेव करिए, पर उस देश के साथ एक दुश्मनी जो है वो ना बढ़ाएं, क्योंकि जब समय बदलेगा
तो अगर बहुत ज़्यादा दुश्मनी के बीज बो दिए जाएंगे तो उनको फिर द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में मुश्किल आएगी। ये भारत ने हमेशा ख्याल रखा। इन वजहों से भारत का इस काफ़ी ही अस्थिर क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी अच्छे से अपने संबंधों को मेंटेन रखा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी भारत इसी तरह की रणनीति का पालन करेगा। मित्रों, आज हमने चर्चा की भारत के मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया में जो संबंध हैं और भारत ने किस तरह से इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि आप जियो टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे हर सप्ताह जो हमारी चर्चा होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।